बड़े बड़े और देखो ये बड़े बड़े दिन भर ये बेटा शून्य कोटि के लिए होता, जैसे प्रथम कोटि के लिए होता के बराबर 2.303 ये होता है, ऐसे ये शून्य कोटि के लिए समाकलित दर समीकरण या दर स्थिरांक का मान होता है। दर स्थिरांक भी कहते हैं इसके ना, ये मतलब दर स्थिरांक ही होता। अब हम क्या लिखे, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A है, ठीक है। अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, A, जो क्या हो रही है अर्धाविकाल के अनुसार। अब ध्यान रखें, अर्धाविकाल के अनुसार सांद्रता घट कर कितनी हो जाएगी, आधी। सांद्रता घट पर आधी हो जाएगी, आधी रह जाती है या हो जाती, चलो। अतः x बराबर कितना आएगा, a/2, ठीक है। आधी हो गई कि नहीं, x समान कितना जाएगा, a/2, क्योंकि आधी अब क्रिया पूर्ण हो जाती बेटा। और समय क्या हो जाएगा, और t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा, t। अब ये दोनों मान कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में। ना लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, k बराबर a/2 और जहाँ गया आपका t। अगर मैं t आप यहाँ पे ले जाऊं तो t आप बराबर आ गया 2, चलो बटे यहाँ 2 है तो 2 नीचे चला जाएगा कि नहीं, तो a/a आ जाएगा आपका 2 और जहाँ पे k आ जाएगा कि नहीं भाई। अपन ने टी आप जहाँ पे लेगा, के जहाँ पे नीचे आ गया, जो बटे में था तो जो बटे में इसके साथ आ गया आपका, तो मान लीजिए समीकरण 2 या 3 बन गया आपका। अगर मान लीजिए यदि 2k एक स्थिरांक हो तो क्या बन जाएगा, व्यंजक क्या बनेगा। अगर हम इसको स्थिरांक मान लें क्या बनेगा, यदि 2k एक स्थिरांक हो तो क्या व्यंजक बनेगा बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 कैसा हो जाएगा, तो समीकरण 2 से ये बचेगा आपके सामने समानुपाती A, क्योंकि ये समानुपाती जब चिन्ह हटता तो के आता कि नहीं, तो के जहाँ पे हटेगा तो ये इसकी जगह समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 9। तो अपन जो लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्वेश्चन क्या कह रहा, जो क्वेश्चन कह रहा वो पूरी लाइन लिखना है। समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा कि जो शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धाविकाल है वो कैसा होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वेश्चन भी यही कह रहा था, तो जो क्वेश्चन लिखा वो आप यहाँ डॉट में लिखा ना, यहाँ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देंगे बेटा, जैसा लिखते हैं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, और जो भी क्वेश्चन वो पूछा मिलता है बस, जो पिछले साल आया था क्वेश्चन 23 में भी आया, 24 में आया, 25 में शायद। अच्छा शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते बेटा, जो है वो बदल कारक पर निर्भर न करके
उपस्थिति में अन्य कारक पर निर्भर करती है। अभी कारकों के साथ क्रिया क्रिया नहीं होती बल्कि अन्य कारक अन्य कारक चलो अगला देख लें अपन। शून्य कोटि की क्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए या ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या ऐसे लिख सकते हैं समाकलित दर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। यानी जो अब दिया है ना के बराबर, ये हमको सिद्ध करके लाना बेटा। दर स्थिरांक की जगह कोष्टक में क्या लिखते हैं, समाकलित दर समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो व्युत्पन्न करना तो उसमें लिखो, देखो पहले जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फोटो खींच ले इसकी, क्या हो गई बेटा? अब ध्यान लगा, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गया। ए और जहाँ बन रहा बी, तो ये अभिकारक है बेटा, और ये मान लो उत्पाद है। ठीक है, अब जहाँ थोड़ी हिंदी लिखना वो तुम लिखो, चलो मैं बोल रहा हूँ लिखो, इसके बाद लिखना माना एक हाँ सर। माना अभिकारक ए, ठीक है लिखा है, माना अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है। कौन सी ये लिखना है आपको? छोटी वाली, ए मोल प्रति लीटर है, छोटी वाली ये लिखना बेटा। अभिकारक में बड़ी ये लिखना है, और वैसे उसकी मात्रा में ए मोल प्रति लीटर है। टी समय, छोटा स्मॉल टी, हाँ स्मॉल टी समय में
अभिकारक ए का टी समय में अभिकारक ए का x मोल उत्पाद में परिवर्तन होता है। x मोल उत्पाद में परिवर्तन होता है। x मोल उत्पाद में परिवर्तन होता है। अतः t समय पश्चात या बाद कुछ भी लिख लो, अभिकारक ए की सांद्रता घटकर ए माइनस एक्स, कौन सा लिखना? ए माइनस एक्स, ये वाला सांद्रता घटकर ए माइनस एक्स, ये वाली ए लिखना है ना, मोल प्रति लीटर रह जाती है। मोल प्रति लीटर रह जाती है। ठीक है, अब मान लो इसके लिए क्या आता है बेटा? दर समीकरण क्या आता है इसके लिए? दर समीकरण क्या हो जाएगा? दर बराबर के हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी, और जहाँ जाएगा आपका ए की सक्रिय मात्रा, ये आएगी ना। लेकिन ए की सांद्रता क्या है? ए की सांद्रता ए है। ए की सांद्रता क्या दी है? ए दी है। लेकिन वो क्या हो रही? घटकर क्या हो रही? कुछ समय बाद घट जा रही है। इस समय डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स लिखेंगे। अब ये कौन सी कोटि का क्रिया? तो यहाँ पर लग गई शून्य की घात। हाँ ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। बात समझ में आ रही है? यदि ज्यादा किसी समझ नहीं आ रहा है, ये समीकरण ऐसे बना, देखो पहले आया दर समानुपाती ए की सक्रिय मात्रा, ठीक है, पर जब इसको दर समीकरण बदलते क्या जाता? ध्यान, ये तो कैसे आता क्या था बेटा? समानुपाती से हटता कि नहीं? तो ये तो आएगा ही, तो ये तो ऑलरेडी आता ही, लेकिन जब उसको दर समीकरण में बदलते ना, दर नियम समीकरण में, जब दर नियम समीकरण बनाते क्या हो जाता? वो जाता दर बराबर माइनस डी एक्स बटे डी बराबर के, और जहाँ जाती है उसकी सक्रिय मात्रा। तो सक्रिय मात्रा में आपका, तो के आपका मैंने पहले लिख दिया, गलत लिख दिया, यहाँ आना चाहिए डी एक्स बटे डी पी, तो आएगा ही, और जहाँ जाएगा आपका के। ठीक, अब बात आई ये शून्य कोटि, इसलिए शून्य की घात लगाई बेटा। अगर प्रथम कोटि को होती 1 लगा दी, तो द्वितीय कोटि होती तो 2 की घात लगा दी। ठीक है, तो ये तो एक अलग मैटर, इसकी जरूरत नहीं है। अब जब ये शून्य कोटि की, तो ये हट जाएगी नहीं? तो हमारे पास क्या बचा? dx बटे dt बराबर के, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, इतना हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका गुणा यदि यहाँ करना, क्या हो जाएगा? dx बराबर हो जाएगा k इंटू dt। अब इसका समाकलन करो भाई, समीकरण 3 का समाकलन करने के क्या आएगा? फिजिक्स में है समाकलन। हाँ कितना है समाकलन? अवकलन पढ़ेगा नहीं? पढ़ेगा सर, अवकलन पढ़े अभी तो मैंने, समाकलन नहीं पढ़ा। अच्छा, तुम्हारा अलग चल रहा है मैटर, इसका अलग चल रहा है। सर इसने पहले पढ़ लिए थे सर, एडमिन शाम टाइम में। अच्छा, हम सब सुबह जानते थे। तो समाकलन अगर इसका करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा dx के सापेक्ष हो जाएगा। dx को अगर हम लिखेंगे और यहाँ अपन समाकलन करते लिखेंगे, सर ये तो अचर है ना, 0 कौन सी? एक होता है समाकलन अवकलन में तो चल नहीं रहती। जब इसका हम समाकलन करेंगे, इसके सापेक्ष आ जाएगा आपका x, और इसके सापेक्ष आ जाएगा आपका t। dx के सापेक्ष समाकलन करने पर बेटा x आएगा, और dt के सापेक्ष समाकलन करने पर t आएगा, है ना। और चूंकि समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक c आ जाएगा, जो क्या आएगा c, जहाँ c क्या है? c एक समाकलन स्थिरांक है।
क्षमा कलित स्थिरांक है। अब किसी को नहीं भी आता हो तो ज्यादा दिमाग में नहीं लेना, लेकिन समाकलन ऐसे ही होता है बेटा। तो मैं कुछ नहीं लेना, समाकलन का एक चिन्ह लगा देना, ये भाई हमने लगा दिया, ठीक है। और dx की जगह x के सापेक्ष x होगा और t के सापेक्ष c होगा, इसका ध्यान रखना। उसको भी समाकलन हो रहा तो c आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लिखेंगे यदि t बराबर 0 और x बराबर 0 हो तो, t बराबर 0 और x बराबर 0 हो तो समीकरण कैसा हो जाएगा? समीकरण 4 कैसा हो जाएगा? समीकरण 4 था, तो यहाँ भी 0 रखना है और जहाँ k और जहाँ t की जगह 0 और प्लस c, तो बराबर c बराबर क्या आ गया? c बराबर 0, तो c बराबर 0। इसका इसमें गुणा होगा तो जो c आ गई और जो बराबर 0 है तो c बराबर 0। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं? तो ये आ गया बेटा c बराबर 0। अब c का मान कहाँ रख सकते हैं आप? समीकरण 4 में। समीकरण 4 में c का मान रखने पर x बराबर kt, c का मान मान रख दो तो क्या होगा? समीकरण 4 क्या था? x बराबर k t इंटू टी और c की जगह आ गया आपका 0। c की जगह 0 आ गया तो अब क्या आ गया? x बराबर kt और अगर मैं k को बराबर ले लूं तो x बटे t। बस इतना ही हमें करना है। यही शून्य कोटि का अच्छा सिद्ध किया है अपन ने, क्षमा कलित ये वाला सिद्ध किया है, कहाँ गया ये? समीकरण ये कहाँ गया? हाँ कितना हमें करना बेटा? ये हाँ जो क्वेश्चन में पूछा वो यही है। अगर दर स्थिरांक का व्यंजक पूछा तो भी यही है। अब इतना हो सकता है शून्य कोटि के लिए 0 लेकर चल रहा परीक्षा बोर्ड वाला, यदि तुम 0 लगाना लगा दो के साथ, वो क्या करता है? जहाँ पे चाहो तो लगा दो बेटा, 0 लेकर चल रहा है यहाँ पे 0। सर ये क्या उसमें? हाँ परीक्षा बोर्ड में ऐसा लगा है जहाँ पे बस हो गए। नहीं यार ऐसी बात तो अच्छी है कि कलर नहीं, अब कलर बहुत अच्छा है।